इंडिया में एमबीबीएस में एडमिशन कैसे होते हैं, काउंसलिंग क्या है, गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीट्स कैसे मिलती है, ऑल इंडिया कोटा क्या होता है, प्राइवेट एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन का प्रोसीजर क्या है, कितना नीट स्कोर करने पे आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। सो यू मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो कंप्लीट। Hi everyone, I am Sakshi and I welcome you all to the Medical Mantras official YouTube channel. अब हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो पूछे जाने वाला सवाल है कि मैम क्या MBBS में डायरेक्ट एडमिशन होते हैं? तो MBBS में कभी भी डायरेक्ट एडमिशन नहीं होते। वो सारे के सारे स्टूडेंट्स जिनको डॉक्टर बनना है उनको MBBS में एडमिशन लेने के लिए नीट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना पड़ता है और एक प्रोसेस जिसको काउंसलिंग कहते हैं उसमें पार्ट लेना पड़ता है। MBBS की ही बात क्यों करें, MBBS के साथ साथ BDS, आयुष कोर्सेज में भी अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको काउंसलिंग में पार्ट लेना पड़ेगा। अब सारे के सारे स्टूडेंट जो नीट को क्वालिफाई करते हैं वो काउंसलिंग में पार्ट ले सकते हैं। जी हाँ, तो ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फॉर टेकिंग पार्ट इन काउंसलिंग प्रोसेस कि अगर आपको नीट काउंसलिंग में पार्ट लेना है तो आपने नीट को क्वालिफाई किया हो। अब नीट को क्वालिफाई करने के लिए आपका स्कोर कितना होना चाहिए, तो अगर आपके 50 परसेंटाइल हैं, पिछले साल के डेटा को अगर हम देखें तो 50 परसेंटाइल यानी कि 147 मार्क्स फॉर द जनरल कैंडिडेट एंड 113 मार्क्स फॉर द रिजर्व्ड कैटेगरी स्टूडेंट्स। जी हाँ, सिर्फ 147 मार्क्स लेकर अगर आप आएंगे आउट ऑफ 720 तो आप काउंसलिंग में हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको हमारी पहली वीडियो में भी ये चीज़ बताई थी कि सिर्फ नीट को क्वालिफाई करना आपको एक गवर्नमेंट सीट्स नहीं दिलाता है। आपको गवर्नमेंट सीट्स मिलेगी या नहीं मिलेगी ये सब चीज़ डिसाइड होगी आपके काउंसलिंग प्रोसेस से। अगर हम इंडिया में बात करते हैं तो इंडिया में काउंसलिंग 2 लेवल पे होती है। वन इज़ योर सेंट्रल काउंसलिंग एंड सेकेंड वन इज़ योर स्टेट काउंसलिंग। सेंट्रल काउंसलिंग, इसको हम ऑल इंडिया काउंसलिंग के नाम से भी जानते हैं। होता क्या है कि इंडिया में अराउंड 253 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 41,388 गवर्नमेंट सीट्स हैं। तो ये सारी की सारी जो गवर्नमेंट सीट्स हैं ये फिल होंगी आपकी सेंट्रल काउंसलिंग से। इस प्रोसेस में क्या होगा कि आपकी MCC दैट इज़ मेडिकल काउंसलिंग कमेटी आपके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को ओपन करेगी। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को ओपन करने के बाद वो 2 राउंड में काउंसलिंग को कंडक्ट कराएगी। फर्स्ट राउंड ऑफ ऑल इंडिया काउंसलिंग एंड सेकेंड राउंड ऑफ ऑल इंडिया काउंसलिंग। अब इस काउंसलिंग को समझने के लिए हमें सबसे पहले 15% AIQ की बात करेंगे। 15% AIQ मतलब 15% ऑल इंडिया कोटा। इसमें क्या होता है, इसका मतलब इंडिया में जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो सब अपनी 15% सीट्स सेंट्रल काउंसलिंग के थ्रू फिल करेंगे। वही बची हुई 85% सीट्स वो रिजर्व्ड रखेंगे अपने स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए। इसमें क्या है कि अगर हम इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि जो जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट है कि गवर्नमेंट सीट्स कभी भी AIQ में पार्ट नहीं लेती है। जी हाँ, जम्मू एंड कश्मीर की सारी गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट सीट्स वही के स्टूडेंट्स के थ्रू फिल की जाती है। कोई भी आउटसाइडर स्टूडेंट्स अगर आता है तो वो वहाँ की सीट के लिए फाइट नहीं कर सकता। अब हम इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हम बात करें किसी एक स्टेट की, एक सिटी की, ठीक है, यूपी अगर हम एक स्टेट लेते हैं तो अगर हम बोले कि वहाँ पे सपोज 100 मेडिकल कॉलेजेस हैं, 100 मेडिकल सीट्स हैं एक कॉलेज में, तो उसकी 85% सीट्स मतलब 85 आउट ऑफ 100 वो रिजर्व रहेंगी यूपी के स्टूडेंट्स के लिए। बट बची हुई 15% दैट इज 15 आउट ऑफ 100 उस सीट में ऑल ओवर इंडिया से बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। वहीं अगर कॉलेज में 100 की जगह 500 सीट्स हैं तो अराउंड 75 सीट्स दैट इज 15% वो रिजर्व रहती है ऑल ओवर स्टूडेंट्स के लिए इंडिया से, और वहीं बची हुई 425 सीट्स आपकी रिजर्व रहती है स्टेट कोटा के लिए। ये तो हमने बात कर ली आपकी गवर्नमेंट सीट्स की, गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीट्स की। अब आती है आपकी इंडिया में अगर हम देखें तो अराउंड 47 प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं। इन यूनिवर्सिटीज़ की जो सीट फिलिंग होगी वो भी आपकी सेंट्रल काउंसलिंग के थ्रू ही होगी। जैसे कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपके फर्स्ट राउंड एंड सेकेंड राउंड ऑफ ऑल इंडिया काउंसलिंग हुआ था, यहाँ पर आपका थर्ड एंड फोर्थ राउंड ऑफ काउंसलिंग भी होता है। थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग जिसको हम मॉप अप राउंड भी बोलते हैं या फिर वैकेंसी राउंड कहते हैं, और फोर्थ राउंड ऑफ काउंसलिंग जिसको हम स्टे मॉप अप राउंड या फिर एडिशनल वैकेंसी राउंड कहते हैं। इंडिया में
इंडिया में डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के अलावा भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि एम्स, जिपमेर और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ लाइक BHU, AMU, ये भी आपकी सेंट्रल काउंसलिंग के थ्रू ही अपनी सीट्स को फिल करती है। अब हमने ये जान लिया कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं आपके इंडिया में जो आपको सेंट्रल काउंसलिंग के थ्रू सीट देंगे, बट अब हम समझेंगे कि प्रोसेस क्या है, किस प्रोसेस के थ्रू आपको ये सीट अलॉटमेंट बेसिकली होगा। तो सबसे पहले जो काउंसलिंग का प्रोसेस होता है ये 4 स्टेप में डिवाइडेड है। फर्स्ट स्टेप इज योर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। सबसे पहले है रजिस्ट्रेशन। तो आपको क्या करना है, आपको MCC दैट इज मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की वेबसाइट पे जाना है, जो कि है www.mcc.nic.in। इस पर जाकर आपको खुद को रजिस्टर करना है। जब आप रजिस्टर कर रहे होंगे तो वो आपसे आपकी बेसिक डिटेल्स लाइक आपका नेम, आपके फादर्स का नेम, आपका मदर का नेम, आपका नीट स्कोर, आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी, ऐसी इन्फॉर्मेशन आपसे मांगेगा, आप उसको फिल करें। इसको करने के बाद आपका सेकंड स्टेप आएगा जिसमें आपको फ़ी पेमेंट करनी है। अब जब आप फ़ी पेमेंट करने जाएंगे तो आपको वहाँ पे 2 टाइप की यूनिवर्सिटीज़ दिखेंगी। एक तो होंगी आपकी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ और दूसरी होंगी आपकी सेंट्रल प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज़। अगर हम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं तो दोनों के लिए अलग अलग फ़ीस है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो फ़ीस है वो है ₹1000 फॉर द जनरल कैंडिडेट एंड फॉर द कैटेगरी रिजर्व स्टूडेंट इट इज़ 500। वही डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की अगर हम बात करते हैं तो जो फीस है वो 5000 है। अगर आप देखें तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ और आपकी सेंट्रल प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के बीच में फ़ी डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। तो ये आपका डिसीजन है कि आपको सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए रजिस्टर करना है या साथ ही साथ आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी करना चाहते हैं। ये डिसीजन आप अपना बजट देख कर ही लें। उसके बाद हम आते हैं थर्ड स्टेप पे। जो थर्ड स्टेप है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग। अब इस स्टेप में होता क्या है, जो MCC है वो आपको एक डेट देगी जिसमें आपको क्या करना है, अपनी जितनी भी चॉइसेस हैं उनको फिल करना है। आपके सामने क्या होगा, लिस्ट ऑफ कॉलेजेस आएंगी, आप उनमें से कॉलेजेस को चूज करेंगे। आप ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ 10 कॉलेजेस चूज करें, आप 15 कॉलेजेस करें, आप 20, आप जितने भी कॉलेजेस चूज करना चाहते हैं आप उतने नंबर ऑफ कॉलेजेस को चूज कर सकते हैं। लेकिन जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है कि कॉलेज चूज करते समय आप अपने प्रेफरेंस को ध्यान रखें। जैसे कि सपोज कि कोई एक स्टूडेंट है, उसका फर्स्ट प्रेफर्ड कॉलेज है एम्स दिल्ली, तो वो सबसे पहले एम्स दिल्ली पे क्लिक करे। अगर सेकंड प्रेफर्ड कॉलेज है सपोज लेडी हार्डिंग, तो वो सेकंड लेडी हार्डिंग पे चूज करें एंड देन थर्ड प्रेफर्ड, फोर्थ प्रेफर्ड एंड द लिस्ट गोज ऑन। इन दिस वे आपको क्या करना है, अपने प्रेफरेंस को चूज करना है। अब क्या होता है, ध्यान दें कि अगर आपसे इस स्टेप में गलती होती है तो कभी कभी 650 स्कोर करने के बावजूद भी आपसे कम स्कोर करने वाला आपसे अच्छे कॉलेज में चला जाता है और आप किसी गलती के वजह से थोड़े से कम अच्छे कॉलेज में रह जाते हैं। अब इन कॉलेजेस को चूज करने के बाद आपको इनको सेव भी करना है और सिर्फ सेव करके छोड़ना नहीं है। उसके बाद एक ऑप्शन आता है जिसको कहते हैं लॉक। आपको इन सारी चॉइसेस को लॉक करना है। इसके बाद आपका अलॉटमेंट का प्रोसेस शुरू होगा। अब अलॉटमेंट में क्या होगा कि आपने जो भी कॉलेजेस चूज करे हैं, आपको MCC उनमें से एक आपका ही प्रेफर्ड कॉलेज में एडमिशन देगी। अब ये जो एडमिशन होता है बेसिकली ये आपकी रैंक एंड आपकी प्रेफरेंस के बेसिस पे होता है। अगर आपकी रैंक अच्छी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको आपका प्रेफर्ड कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन सपोज आपकी रैंक है 450 ऑल ओवर इंडिया और आपको ड्यू टू सम रीजन आपका फर्स्ट जो प्रेफर्ड था दैट इज एम्स दिल्ली वो नहीं मिला क्योंकि आपकी रैंक थी 450 एंड सीट्स 450 से कम थी, तो आपको आपकी सेकंड प्रेफर्ड कॉलेज मिलेगा। और अगर मान लो सेकंड कॉलेज प्रेफर्ड भी नहीं मिलता तो आपको फिर आपका थर्ड प्रेफर्ड कॉलेज मिलता है। तो अभी आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी कि प्रेफरेंस को ध्यान में रखना क्यों ज़रूरी है। इस प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही आपको आपके कॉलेजेस मिलते हैं। अब इसी थर्ड स्टेप में ना आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है कि जब तक आपने अपनी चॉइसेस को लॉक नहीं किया है तब तक आप अपनी चॉइसेस को चेंज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, अगर आपने एक बार अपनी चॉइसेस को लॉक कर दिया तो आप उनको चेंज नहीं कर सकते। वंस यू हैव लॉक्ड योर चॉइसेस यू कैन नॉट चेंज देम। तो बीइंग एन एजुकेशनल काउंसलर मैं आपको यहाँ पे एक सजेशन दूंगी, एक एडवाइस है कि आप जब भी फर्स्ट प्रोसेस, सेकंड स्टेप, ये फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप तो हर बच्चा इजीली कर लेता है, जो मेन प्रॉब्लम आती है थर्ड स्टेप में आती है। और अभी तक आप ये जान भी चुके होंगे कि थर्ड स्टेप कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप हमसे हेल्प ले सकते हैं। आप दिए गए नंबर पे कॉल करें। इसमें हमारे पास आपके लिए फ्री काउंसलिंग भी है और साथ ही साथ पेड प्रीमियम सर्विसेज भी है। तो हम आपको क्या करेंगे, आपकी प्रोफाइल मैचिंग करके हम आपकी प्रेफरेंस और आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको बेस्ट कॉलेज दिलवाएंगे। और
अगर हम इसके बाद बात करें तो हमारा है लास्ट स्टेप जो है डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। अब क्या होगा, इस स्टेप में आपने कुछ नहीं करना है, जो करेगी एमसीसी करेगी। एमसीसी ही डिसाइड करेगी कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा और आपको कौन सी सीट मिली है। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप उस पर्टिकुलर कॉलेज में जाएंगे, फिजिकली खुद जाएंगे वहाँ पे और अपना क्या कराएंगे, वेरिफिकेशन कराएंगे और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को साथ लेकर जाएंगे। तो दिस इज योर फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग। इसके बाद आएगी आपकी सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग। राउंड ऑफ काउंसलिंग होने के बाद आपसे ये पूछा जाता है कि क्या आप सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में पार्ट लेना चाहते हैं। अगर आप कहते हैं कि नो, तो आप सेकेंड काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं होते। वहीं अगर आप कहते हैं कि हाँ मैं पार्ट लेना चाहता हूँ, येस आई वांट टू अटेंड द सेकेंड काउंसलिंग, तो जब आपकी सेकेंड काउंसलिंग की लिस्ट आती है तो उसमें आपका नाम आपके अलॉटेड कॉलेज के साथ शो होता है। अब इसमें आपको क्या करना है, उस अलॉटेड कॉलेज में जाना है, खुद को वेरीफाई कराना है और उस एडमिशन प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करना है। पर आप ध्यान रखना कि अभी आपको एक AIQ ऑल इंडिया कोटा की एक सीट मिल चुकी है, तो अब आप उस सीट को छोड़ नहीं सकते और साथ ही साथ आप अपने स्टेट कोटा में किसी भी सीट के लिए एलिजिबल नहीं होते। इस फर्स्ट और सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के खत्म होने के बाद भी अगर कुछ सीट बच जाती है तो आपकी जो आपका सेंटर है वो आपको क्या करेगा, वो आपके स्टेट को, आपके स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेजेस को वो सीट वापस कर देगा। जिस भी स्टेट ने वो सीट दी थी वो उनको वापस मिल जाएगी। अब उस स्टेट पे जो काउंसलिंग होगी वो स्टेट लेवल पे होगी। तो ऐसी सीट्स जो आपकी वापस आ गई है AIQ से, उनकी काउंसलिंग स्टेट गवर्नमेंट कराती है। साथ ही साथ उनकी खुद की स्टेट में जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनकी 85% की सीट्स में काउंसलिंग स्टेट गवर्नमेंट कराती है। और थर्ड, अपनी स्टेट के सारे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन भी आपकी स्टेट काउंसलिंग से ही होता है। अब यहाँ पर एक चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए कि बहुत सारी स्टेट ऐसी हैं जो अपनी प्राइवेट कॉलेजेस की सीट दूसरे स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए ओपन रखती हैं। ऐसी स्टेट्स को ओपन स्टेट कहा जाता है। ओपन स्टेट में दूसरे स्टेट्स के बच्चे इजीली एडमिशन ले सकते हैं। अब वो स्टेट कौन कौन सी हैं जो दूसरे स्टेट के बच्चों को एडमिशन देती हैं, ये जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमने ऑलरेडी ओपन एंड क्लोज स्टेट पे एक वीडियो बना रखी है, आप उसको देखें, आपको पूरा प्रोसेस समझ आ जाएगा। अगर हम इस पूरी वीडियो को कंक्लूड करें तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी स्टेट की 100% प्राइवेट सीट्स प्लस 85% गवर्नमेंट सीट्स के लिए स्टेट कोटा से आप फाइट कर सकते हैं। एंड अगर आपको गवर्नमेंट सीट चाहिए तो उसके क्या क्या ऑप्शन हैं। सबसे पहला ऑप्शन जो हमने सबसे पहले बात की थी 15% AIQ, सेकेंड इज योर 85% होम कोटा, थर्ड इज योर एम्स, जिपमेर एंड अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। ये था पूरा प्रोसेस। अब कम नीट स्कोर आने पर अगर कोई आपसे ये कहे कि हम आपको एक गवर्नमेंट सीट दिलवाएंगे, तो मैं आपको बता दूं ऐसा कभी नहीं होता। गवर्नमेंट सीट्स आपको MBBS में सिर्फ और सिर्फ आपके मेरिट पर ही मिलती है। और ये भी याद रखें कि नीट अगर आपका क्वालिफाई नहीं हुआ है तो आप MBBS की पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। दिस इज ऑल फॉर द वीडियो। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और इम्पोर्टेंट जानकारी के लिए आप मेडिकल मंत्रा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।